हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने नए पैटर्न में, नए स्टाइल में, बोर्ड पे बिहार के ज्योग्राफी को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। एक वेरी ब्रीफ आइडिया। और आज का जो टॉपिक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉपिक का जो नाम है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ बिहार। इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है और ऐसे में इस चीज़ से दूर नहीं रहिएगा। और आज का जो लेसन है वो बहुत ही विजुअलाइजेशन वे में रहेगा। बस कंडीशन इतना है कि आप इस वक्त जो भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे, दैट विल बी द बेस्ट गोल्डन इन्वेस्टमेंट फॉर योर करियर। You will not forget it. This is my guarantee. Okay, so don't worry for that. Just stay tuned to this channel up to the last moment and just watch it. Okay, चलिए हम सबसे पहले बिहार के मैप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ये बिहार का मैप है, राइट। इस बिहार के मैप में सबसे पहले हमको पता है टॉपिक तो है क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ बिहार। तो हम बिहार के टोटल एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है ना, स्क्वायर किलोमीटर। तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर इसका बिहार का टोटल एरिया है। हम जानते हैं कि बिहार जो है 2.86 एरिया कवर करता है टोटल इंडिया का। और जबकि पॉपुलेशन की बात करेंगे तो लगभग 8% ये कवर करता है, लगभग 8% कवर करता है। पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का 8%, एरिया 2.86। और 2.86 एरिया जो है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसमें फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है इसे हमें जानना है, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट जो है वो टोटल 7.27% है। मतलब क्या हुआ कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें बिहार का पॉपुलेशन 8% है। तो उसी तरह से इन बिहार के टोटल पॉपुलेशन में जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी लगभग 8%। आप ऐसे याद कर लीजिए। हालांकि ये 7 की तरफ मुड़ जाते हैं तो 7% होगा, लेकिन मोटा मोटी तो 7.27% इज फॉरेस्ट कवरेज इन बिहार, करेक्ट। चलिए अब इसी को लेकर चलते हैं थोड़ा सा। आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि बिहार में फॉरेस्ट कवरेज कितना है, तो इसलिए आपको पता चल गया कि 7.27% फॉरेस्ट कवर है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। ये माइंड में बैठा लीजिएगा। चलिए अब आते हैं पर कैपिटा फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। पर कैपिटा, पर हेड कितना अवेलेबल है भाई। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 0.08 हेक्टेयर पर हेड अवेलेबल है। 0.0 हेक्टेयर पर हेड इंडिया में फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी है। जबकि बिहार में देखते हैं तो यही 0.02 हेक्टेयर पर हेड है। डोंट यू थिंक कि दिस इज 1/4 ऑफ इंडियाज पर कैपिटा। 1/4 इंडिया का टोटल एरिया का 2.86%, इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 8%, और फॉरेस्ट में इंडिया का जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है उसका 4th 0.02 हेक्टेयर, करेक्ट। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यही चीज़। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है जो डेटा हर हाल में हमें समझना चाहिए होता है, करेक्ट। चलिए अब मैं आपके सामने जो बताने वाला हूँ वो है कि इंडिया में अगर स्टैंडर्ड देखें तो पूरे एरिया का इन्वायरमेंटल पॉलिसी के आधार पर 1/3 में फॉरेस्ट कवरेज होना चाहिए। मतलब 33.3%। मैं हट जाता हूँ, देख सकते हैं 33 मतलब टोटल एरिया का 1/3 में फॉरेस्ट कवरेज होना चाहिए इंडिया में। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट देयर, करेक्ट। चलिए सिमिलरली अगर बिहार को अब सिंगल टेरिटरी मानते हैं तो ऐसे में बिहार में भी होना चाहिए था। 94,163 है तो इसका तो 33% फॉरेस्ट होना चाहिए था ना। बट इट इज़ ओनली 7.27%, 7.27%, करेक्ट। चलिए ये तो हमारी अवेलेबिलिटी की बात हो गई, फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी। अभी ये चीज़ को अब आते हैं हम फॉरेस्ट का टाइप जो मिलता है। 2 टाइप का फॉरेस्ट बिहार में आपको मिलेगा। आर्द्र पर्णपाती, जिसको मॉइस्ट डिसीड्यूअस फॉरेस्ट बोलते हैं,
और दूसरा ड्राई डेसिडुअस मतलब शुष्क पर्णपाती फॉरेस्ट, जंगल, फॉरेस्ट का हिंदी निकाल लीजिए वन, हाँ वन, करेक्ट। तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, यही दो तरह के होते हैं। अब आर्द्र मतलब वेट, मॉइस्ट, तो वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो अवेलेबिलिटी होती है वो अराउंड, जहाँ पे भी रेनफॉल होगा 120 सेंटीमीटर या उससे अधिक, वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी या एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसकी बात करेंगे, तो 120 सेंटीमीटर से ऊपर जहाँ पे भी रेनफॉल होगा, मतलब ज़्यादा रेनफॉल है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। लेकिन 120 से अगर कम होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट। चलिए ये तो हो गया। अब बेसिकली एक डेटा मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कंडीशन में हम कहाँ कहाँ देखेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, कहाँ कहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा। इसका मतलब हम कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करें कि 120 सेंटीमीटर का रेनफॉल या उससे अधिक देखने को मिलेगा, करेक्ट। माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन, इसको कनेक्ट करने की बात है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि बिहार का जो एवरेज रेनफॉल है वो है 99 सेंटीमीटर। बिहार का एवरेज रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल जो है वो 99 सेंटीमीटर है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। बिहार में जो हाइयर रेनफॉल जो ऑब्जर्व किया जाता है वो बिहार के ईस्टर्न पार्ट में, करेक्ट, बिहार के ईस्टर्न पार्ट में ऑन एन एवरेज, ध्यान रखिएगा दिस इज ऑन एन एवरेज। और अगर हम देखें तो इसे 3 जोन में हम बांट देते हैं। एग्रीकल्चर जोन आपने पढ़ा होगा ना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो कि मेरा वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पे देखिएगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 3 जोन है, जोन 1, 2, 3, जैसे भी काउंट करना है कीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना है फिलहाल। ओनली थिंग इज़ दैट कि आई एम जस्ट हाईलाइटिंग अबाउट द रेनफॉल। तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे 110 के पास, यहाँ पे 90 सेंटीमीटर के आसपास। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी किस एरिया में होगा, करेक्ट। आपके माइंड में एक पिक्चराइज हो गया कि इस एरिया में। अब थोड़ा सा मैं और शॉर्टेन करता हूँ, तभी जाके आप एग्जैक्ट निकाल पाएंगे। 120 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो बेसिकली फुट हिल्स रीजन में आता है, और वो खास करके ये सब रीजन में देखने को मिलता है, और यहाँ सोमेश्वर हिल के पास देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सोमेश्वर हिल है, और यहाँ किशनगंज वाला डिस्ट्रिक्ट का अपर पार्ट जो माउंट एवरेस्ट का फॉरेस्ट हिल, फुट हिल्स है, और जो मानसून के समय में जो मैक्सिमम रेनफॉल ऑब्जर्व करने को देखने को मिलता है वो इस एरिया में। इसलिए इस शेडेड पार्ट ऑफ बिहार में हाइयर रेनफॉल देखने को मिलता है, जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल मिलता है। और यही कारण है कि 120 सेंटीमीटर का रेनफॉल जो है वो इस एरिया में है, तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यही मिलेगा। शॉर्ट में लिख देता हूँ, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पे भी मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और बाकी जितने भी एरिया हैं सब में 120 सेंटीमीटर से रेनफॉल कम है। इट मीन्स दैट इट विल बी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्लियर? चलिए ज़्यादा समय नहीं लेना है इस पर, बस एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। अब हम आपके जो दूसरा टॉपिक था कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो फॉरेस्ट तो आपने देख लिया, टाइप देख लिया। अब हम सीधा चलते हैं वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं ताकि हम कुछ सेंचुरी को अपने जेहन में बिठा सकें और हम पीटी के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो आपको पता ही होगा एक संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी सेंचुरी है, या जू भी आप लोग नाम से जानते होंगे, संजय गांधी वन्य विहार, है ना।
तो संजय गांधी वन विहार कहाँ है भाई? तो आपको तो पता ही, वो इस कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं बिहार में, तो पटना में ही रह के करते हैं। तो ऐसे में आपको पटना में आपको संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य मिल जाएगा, पटना में संजय गांधी सेंचुरी, करेक्ट। चलिए हम पटना से ही चलते हैं, घूमते हुए घूमते 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 पहुंच जाते हैं सारे सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास। पटना से हमारा मन किया, मैं पटना से हूँ, ठीक है ना, इसलिए याद रखिएगा, पटना से मेरा मन हुआ कि चलते हैं यार बेगूसराय पहुँच जाते हैं। बेगूसराय पहुँचे तो पता लगा कि वहाँ क्या है भाई देखने के लिए। तो मन किया कि पूछें लोगों से, तो 10 लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक कांवर लेक है, कांवर झील है। आसपास के गांव के लोग बोलते हैं कि काफ़ी पानी सूख गया, अब सिर्फ दलदल रह गया, फिर भी बारिश के समय में पानी होगा ही। तो कांवर लेक जो है वो एक वेटलैंड भी है और बर्ड सेंचुरी भी है, जो कि बेगूसराय में है। तो मान लीजिए कि अगर गलत नोट कर रहा हूँ तो उसको भूल जाइए, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, है ना, कि पटना से हम यहाँ चले आए तो ये बेगूसराय वाले रीजन में, तो यहाँ के कांवर, ठीक है ना, कांवर, पटना में संजय गांधी, ठीक है। अब बेगूसराय आए तो लोगों ने बोला कि यार जब वेटलैंड देखे हो तो क्यों नहीं कुछ और वेटलैंड देख लें। तो हुआ कहाँ, तो दरभंगा। तो हम यहाँ दरभंगा आ गए, वहाँ पे कुशेश्वर स्थान का नाम आप लोग जानते होंगे, तो कुशेश्वर वेटलैंड है, कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी है। अब बोला गया कि भाई दोनों में क्या सिमिलरिटी है यार, ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही चीज़ को बार बार हम देखते हैं। तो बोला गया कि भाई कांवर जो लेक है वो इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स के ऑब्जर्वेशन के लिए है, और यहाँ पे भी कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, लेकिन कांवर में ज़्यादा आता है ना। तो बर्ड सेंचुरी के लिए लिस्टेड ये है। बोला कि भाई तो कुशेश्वर स्थान क्यों जाना, जब उससे अच्छा देख लिए। तो बोला नहीं बाबा ऐसा नहीं है, ये जो वेटलैंड है बहुत बड़ा एरिया है, और इस बड़े एरिया की बात खासियत ये है कि अगर आप देखेंगे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी के तौर पे जाना जाता है। बोला अरे तरीके ऐसी बात है, ये तो यहाँ इंटरनेशनल माइग्रेटरी के लिए लिस्टेड भी है और यहाँ पे इतने सारे बर्ड आ रहे हैं, तो इसका साइज के नाम पे ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी नॉर्थ इंडिया में जाना जाता है, जो आपके बिहार में है ना। चलिए जब वेटलैंड की बात करते हैं तो थोड़ा सा वेटलैंड भी तो हुआ कि यहाँ सहरसा वाला में, सहरसा चलते हैं, वहाँ पे एक और वेटलैंड है, उसका नाम है सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर वेटलैंड जो कि सहरसा में है। अब मेरा ओपिनियन यहाँ ये है गवर्नमेंट के लिए, या हो सकता है ऑलरेडी रन कर रहा हो, कि क्यों ना इन तीनों को मिलाकर एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, प्रोटेक्टेड या इस ढंग से प्रोटेक्टिव बनाया जाए कि न केवल वेटलैंड का डेवलपमेंट हो, न केवल माइग्रेटरी का इनकमिंग हो माइग्रेटरी बर्ड्स का, बल्कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन सकता है। कैसा है, बात सही है ना, कि टूरिस्ट डेवलपमेंट, टूरिज्म आज के डेट में उत्तराखंड वगैरह स्टेट के लिए मेजर रेवेन्यू का काम करता है, तो ऐसे में क्यों नहीं बिहार में भी टूरिस्ट को डेवलप किया जाए। खैर टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए एक ऑलरेडी जो है स्कीम अभी हाल ही में चलाया गया है। करंट अफेयर की बात अगर आप बिहार का करंट अफेयर पढ़े होंगे, आई विल बी टेलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, करेक्ट। तो अब यहाँ पे ये हो गया। चलिए अब यहाँ आया तो ये बोला कोई कि चलो भाई पूर्णिया चलते हैं। तो बोला पूर्णिया में क्या है यार, कुछ तो खास है नहीं। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, पूर्णिया में एक डॉल्फिन सेंचुरी है। तो बोला कौन सा? तो बोलता परमार डॉल्फिन सेंचुरी बन रहा है। तो हम पूर्णिया आ गए, तो परमार, पूर्णिया में परमार वाइल्ड लाइफ डॉल्फिन सेंचुरी बोल सकते हैं कि डॉल्फिन सेंचुरी बन रहा है। तो बोलता है यार हद करते हुए यार, अगर हम पूर्णिया जा रहे हैं परमार डॉल्फिन सेंचुरी को देखने के लिए, तो हम वहाँ से यहीं सहरसा से क्यों ना यहाँ पे भागलपुर की ओर पहुँच जाए, जहाँ पे विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है, जो कि अपने आप में इंडिया का एक यूनिक डॉल्फिन सेंचुरी है ना। बात दम है, ठीक है, सही बात है। पूर्णिया में अभी वो परमार जो है बन ही रहा है। अब यहाँ पे विक्रमशिला आया, डॉल्फिन देखा, तरह तरह का चीज़ देखा। हमने भी देखा है भाई, बता दूँ आपको, हमने देखा है। जब छोटे थे तो मैं भी पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और गांव का हूँ, तो गंगा किनारे गांव है हमारा, तो वहाँ पे हम बचपन में अक्सर देखा करते थे। आज की डेट में नहीं दिखता है। खैर विक्रमशिला पहुँच गया। विक्रमशिला से आप लोग तो हम लोग सब क्या होते हैं, यंग लोग जो होते हैं बहुत ही चंचल होते हैं, रुकना नहीं पसंद करते हैं, भागते जाओ। तो अब इनको यहाँ नहीं रहा गया तो बोलते हैं चलो यार जमुई चलते हैं, ठीक है। तो जमुई, यहाँ पे वो जमुई आ गए। यहाँ पे बोले कि वहाँ पे भी बर्ड सेंचुरी है 2। तो भाई नकटी
एंड नागी, NN, नकटी एंड नागी डैम बर्ड सेंचुरी, डैम है इनफैक्ट, उसे बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया गया है या बर्ड सेंचुरी कन्वर्ट हो गया है। तो नकटी एंड नागी डैम बर्ड सेंचुरी देख लेते, बोलता यार हद करते यार, बर्ड सेंचुरी देख देख पागल बना दियो, ये नकटी है तो ये नागी है क्या यार, ठीक है। लेकिन कहाँ बदमाश तो उछलने वाले चंचल लोग तो फिर बोलते हैं यार चलते हैं राजगीर, चलते हैं राजगीर में भी बर्ड सेंचुरी, वहाँ भी देख ले। अरे यार कितना बर्ड सेंचुरी देखोगे, एक तो जमुई गए, जमुई में नकटी और नागी दोनों देख लिया, फिर राजगीर आ गए, है ना। तो राजगीर जो है ये मैं आकर यहाँ पे मान लीजिए राजगीर है, तो वहाँ पे राजगीर है, यहाँ पे ये वाला रीजन में, तो राजगीर आए, राजगीर में देखा कि राजगीर बर्ड सेंचुरी है। बोला क्या खासियत है यार, कुछ भी तो नहीं है, जब देखो मतलब बर्ड 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 चल रहा है। तो बोलता ठीक है यार ऐसा करते हैं, एक अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चलते हैं। तो अब हुआ कि चलो ठीक है गया चलते हैं, गया में पिंडदान करेंगे पिताजी का या पूर्वजों का पिंडदान करेंगे। तो वहाँ आया तो बोला पिंडदान करने के साथ साथ हमको किसी को करना तो है नहीं पिंडदान, तो क्यों नहीं हम चलते हैं गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। तब वहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस मिला, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करेक्ट। तो इस तरह से हम गया पहुँच गए। गया पहुँचने के बाद फिर हुआ कि यहाँ से चलते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो दोस्त थे, तो बोलते यार कैमूर कौन जाएगा, काफ़ी दूर है। बोला नहीं यार गया से बस इधर रोहतास पहुँचेंगे कि मिल जाए। बोला पागल हो गया, कैमूर जा बोल रहे हो कैमूर है और रोहतास जाओगे। तो बोला अरे यार नहीं ऐसी बात नहीं है, रोहतास में ही है, बस नाम कैमूर है ना। कैमूर डिस्ट्रिक्ट बाद में डेवलप हुआ तो उसका नाम कैमूर दे दिया गया, रोहतास बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। तो ये बेसिकली रोहतास में है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए हम रोहतास जाएंगे, कैमूर नहीं, बस बॉर्डर पे है ना। तो इस तरह से कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आया। वहाँ पे काकोलत पता नहीं कौन कौन है, वाटरफॉल अभी फ़िलहाल याद नहीं है, पिछले साल याद था। खैर वहाँ से चलेंगे तो फिर हुआ कि चलो यार अब चलते हैं यहाँ वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण जाने की तैयारी हो गई क्योंकि यहाँ पे वाल्मीकि देखना था। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नेशनल पार्क नाम जानते ही हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, दोस्त ने बोला यार चल इधर उधर एक सिंगल क्या घूमते हैं, एक ही बार 3 देख लेते हैं। तो बोला ठीक है चलते हैं। तो होता है ना दोस्त जो उत्पाद मचाते हैं तो बोलते हैं चलते हैं, तो बोला चलो चलते हैं। तो क्या क्या देखेंगे, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखेंगे जिसको नेशनल पार्क नाम से जानते हैं, बिहार में एक ही नेशनल पार्क है। उसके बाद वाल्मीकि सेंचुरी देखेंगे, राइट, सेंचुरी भी एक अलग प्रोटेक्टेड एरिया है। और तीसरा जो है क्या देखेंगे, तीसरा जो है वो नली डैम देखेंगे। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड सेंचुरी और दूसरा नली डैम, नली डैम देख लेंगे, नली डैम बर्ड सेंचुरी या वेटलैंड, करेक्ट। तो बोला हाँ यार हाँ चलेगा तीनों। लेकिन चलते चलते एक दोस्त ने बोला भाई जाएंगे तो ऐसे ही ना, तो क्यों ना हम बक्सर और भोजपुर में सुहियान बर्ड सेंचुरी है और बक्सर में बक्सर बर्ड सेंचुरी है, तो ये भी देखते चले। लोग बोला यार हद करते, चल यार देखते ही जाएंगे, जब यहाँ जाना ही है 3 तो यहाँ पे भी लगे हाथ देखते चलते हैं। तो बर्ड सेंचुरी भोजपुर का सुहियान बर्ड सेंचुरी और बक्सर का बक्सर बर्ड सेंचुरी जो है वो देख लिया गया। और फाइनली जो है वो यहाँ पहुँच गया जहाँ की बिहार का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जो यहाँ अवेलेबल है। प्लस में न्यूज़ में भी था क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट है वो एक सर्टेन लेवल पे गया है, जिसके कारण पूरे इंडिया में इसका नाम लिस्टेड हो। भोपाल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसने बताया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो नेचुरल ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट है या एक पर्टिकुलर कैटेगरी में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क का इम्पोर्टेंस टॉप पे है, करेक्ट। तो हमने क्या देखा कि मल्टीपल जगह पे घूमते सारे नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी को देख लिया। अगर मुझे नहीं लगता है कि आपको याद करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। तो आपको पता ही चल चुका है कि 7.27 फॉरेस्ट एरिया है, राइट। और पूरा फॉरेस्ट में हम देखते हैं 0.02 हेक्टेयर पर कैपिटा बिहार में है। और इस तरह से ये सब के सब जो हैं, और बिहार में ऐसे 18 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है ना। और जमुई में पता ही है 2 आ गया है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सारे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड सेंचुरीज नेशनल पार्क सारे के सारे कवर हो गए।
आई होप गाइस कि आप इस बोर्ड पे जो मैं पहला प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरा पहला वीडियो है आपके बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू मस्ट हैव रियलाइज कि दिस इज अ वेरी साइंटिफिक एंड वेरी मैपोग्राफिकल टेक्निक टू रिमेंबर इट. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा. आपके फीडबैक से या आपके रिस्पॉन्स के आधार पे ही मैं फर्दर इस तरह की वीडियो को बनाऊंगा. ओके, अदरवाइज जैसे मैं बनाता हूँ लैपटॉप के थ्रू, पीपीटी के थ्रू, ऐसे ही बनाऊंगा. ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच.